चलिए, तो अब मैं आपकी लेक्चर को स्टार्ट करता हूं और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि जो 7 लेवल्स थे उनको हम रिवाइज करते हैं। पहला लेवल जो है वो दोबारा से याद रहना चाहिए, जो भी आप पढ़ते हैं उसे याद करके पढ़ना चाहिए। पहली जो लेवल है वो विकृतियों को देखते हैं। वो विकृतियाँ स्थानीय रूप से जो विकृतियाँ होती है उन विकृतियों को हम देखते हैं पहले लेवल पे। दूसरे लेवल पे जो हम देखते हैं वो मानस विकृतियों को देखते हैं, जो सेकंड लेवल पे हम देखते हैं। थर्ड लेवल पे हम दोषों के जो उपदोष हैं उनको देखते हैं, यानी भेदों को देखते हैं अलग अलग फिंगर्स पे। इसके बाद आपने चौथे लेवल पे आपने पढ़ा कि आप प्राण, तेज और ओज को क्रमशः इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर पर देखते हैं। इसी प्रकार आपने आगे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग सबको नमस्कार। इसके बाद हम आपने पढ़ा कि जब आप 5वें लेवल पे देखते हैं तो धातुओं को देखते हैं। नहीं, इंडेक्स पर, मिडल पर, रिंग पर आपको याद हो गया होगा, फॉर्मूला है आपके पास। फिर आपने देखा कि 6ठे लेवल पे जो देखते हैं वो हम उसकी मानस प्रकृति या फिर हम कहें तो चक्रों को देखते हैं, जिसमें विभिन्न चक्र जो हैं वो आपको उंगलियों के विभिन्न हिस्सों पर, कॉर्नर्स पर दिखते हैं। इसके बाद आपने जो लास्ट है, जो 7वां लेवल है, वो हम व्यक्ति की प्रकृति है, वो जो बदलती नहीं है। तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको कि जब भी हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो प्रकृति है और एक विकृति है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक पहले स्तर पर और एक 7वें स्तर पर। पहले स्तर पर हम विकृति देखते हैं और 7वें स्तर पर हम प्रकृति देखते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो हम प्रकृति का असेसमेंट करते हैं तो प्रकृति और विकृति में ये दोनों चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों में ऑर्गन्स को हम देखते हैं। तो इसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति जो है किसी व्यक्ति की, वो उसकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्सेप्शन के टाइम पर एक बार डिसाइड हो जाती है, वही उसकी जो है वो प्रकृति होती है। और विकृति जो होती है वो हमेशा उसकी तत्कालिक स्थिति है शारीरिक। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अपना व्हाइट बोर्ड लेके आता हूं और मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो यदि हम गौर से देखें, अगर हम समझने का प्रयास करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 7वां लेवल हम देख रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें डीप हैं और कुछ चीज़ें सुपरफिशियल है। यदि और कुछ चीज़ों में हम बैलेंस देख रहे हैं और कुछ चीज़ों में हम इम्बैलेंस देख रहे हैं। जैसे हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है वो किसी भी व्यक्ति का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? उसका एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे वो बनता है, और जो प्रायः उसकी जो उसके कंसेप्शन के टाइम पर ही तय हो जाता है कि इस व्यक्ति की प्रकृति क्या रहेगी। और विकृति क्या है? व्यक्ति का उस वक्त का स्टेट, हम कहते हैं उस वक्त वो किस स्टेज पे है, ये जो है वो विकृति की स्टेज है। तो विकृति हम हमेशा ध्यान रखिएगा, जो विकृति हम पढ़ते हैं, विकृति का जो हम एग्जामिनेशन करते हैं, विकृति जो विकृति पढ़ी जाती है वो विकृति क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट, कंडीशन एट प्रेजेंट स्टेट, कंडीशन प्रेजेंट, जो उस वक्त स्थिति है। ये दोनों में ये है। तो हम विकृति को हम देखते हैं फर्स्ट लेवल पे और प्रकृति को देखते हैं हम 7th लेवल पे। अब मैं आपको यहाँ पर प्रकृति का तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका तो कोई चेंज होता ही नहीं है वो, और विकृति जो है वो परिवर्तित होती रहती है। तो जब आप मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो विकृति है जो हम सबसे पहले देखते हैं वो सुपरफिशियल स्टेज पर हम देखते हैं। उसको कहाँ देखते हैं हम? सुपरफिशियल। ये हम सुपरफिशियल स्टेट यानी फर्स्ट स्टेट पर या फर्स्ट स्टेज पर हम देखते हैं, यानी सबसे पहला हम विकृति देखते हैं। और जो हम प्रकृति का असेसमेंट करते हैं वो 7वें लेवल पर है। ये आपको बहुत गौर से समझना जरूरी है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कोई व्यक्ति, प्रकृति अलग अलग होती है,
किसी प्रकृति की व्यक्ति की प्रकृति में वात प्रधान होते हैं, वात दोष प्रधान होता है, किसी में पित्त प्रधान होता है, किसी में कफ प्रधान होता है। तो इस हिसाब से हम एक डिमार्केशन और एक प्रकार से हम इस प्रकार से हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाहें तो जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आपने मेंशन किया कि V2, P1 और K3, तो इसका अर्थ यह है कि इस व्यक्ति में जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इस व्यक्ति में कफ सबसे अधिक है, वात उसके बाद है, यानी हम कहेंगे कफ प्रधान, कफ वातिक प्रकृति का व्यक्ति है ये। यानी अगर इसको हम डिनोट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये कफ वातिक प्रकृति का व्यक्ति है। पित्त है इसमें, लेकिन प्रधान जो दोष है वो कफ वातिक है। इसी प्रकार यदि आप किसी व्यक्ति का इस प्रकार से इंडिकेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये व्यक्ति कफ पैतिक स्वभाव का है, प्रकृति का है। यानी कि ये चीजें जो है ये डिसाइडेड होती हैं। इसी प्रकार आप किसी को ऐसा लिखते हैं, आप किसी व्यक्ति के प्रकृति में आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आप कहते हैं कि ये सम प्रकृति का व्यक्ति है। ये ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी सभी दो सम अवस्था में हो। ऐसे आइडियल प्रकृति वाले लोग जो हैं वो नहीं मिलते, और अधिकांश लोगों में कॉम्बिनेशन मिलता है, आप सब जानते हैं। और वेरिएशंस इन्हीं कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमको मिलते हैं जो रिलेटिवली कंपैरेटिवली उन दोषों के प्रेजेंट के हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं जो आपको एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रकृति इस प्रकार की है, V1 है, P2 है और K3 है, यानी कि एक कफ पैतिक प्रकृति का व्यक्ति है। तो इसमें नाड़ी किस प्रकार से बिहेव करेगी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसमें जो है नाड़ी की का बिहेवियर क्या रहेगा ये आपको मैं दिखाता हूं। ये आपका इंडेक्स है, ये आपकी मिडिल फिंगर है, और ये आपकी रिंग फिंगर है। ये हमने फिंगर बना दिया, इसको आप फिंगर है, ये इंडेक्स है, ये टुवर्ड्स ये थंब है, और ये टुवर्ड्स हार्ट है। हार्ट। आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं इस व्यक्ति का कफ जो है वो प्रधान है। 3 कफ आपने यहाँ पे इंडिकेट किया है। आप जानते हैं कि कफ जो है उसका इंप्रेशन आपको प्रत्येक फिंगर के कहाँ मिलता है, जरा चैट बॉक्स में बताइए मुझे कहाँ पे मिलता है। प्रत्येक फिंगर के रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। प्रत्येक फिंगर के प्रॉक्सिमल एंड पर मिलता है, बिल्कुल सही है। तो अब चूंकि ये व्यक्ति ऐसा है कि इसमें कफ प्रधान है, तो कफ का इंप्रेशन तीनों फिंगर्स के प्रॉक्सिमल एंड पर मिलेगा, यानी हार्ट से नजदीक वाले एंड पर। तो उसका प्रेजेंटेशन अगर आप देखना चाहें तो इस प्रकार का प्रेजेंटेशन होगा। ये इस प्रकार का प्रेजेंटेशन, ये इस फिंगर पे भी, इस फिंगर पे भी, ये इस फिंगर पे भी मिलेगा। इसके बाद इसका अगर आप गौर करें तो इसके बाद जो सबसे डोमिनेंट दोष है कफ के बाद वो इसका पित्त है। तो पित्त जो है, ये इसकी पित्त का बिहेवियर दिखाता हूं मैं आपको। पित्त का स्पाइक जो है वो आपको पता है कहाँ मिलता है, वो आपको पता है वो इसके कर्वेचर के मिड पे मिलता है।
ये इसका स्वभाव होगा, यानी कि ये हम टुवर्ड्स फ्रॉम द रिंग फिंगर से चलेंगे तो कफ proximal end of the ring finger, proximal end of the middle finger and proximal end of the index finger के कर्वेचर पे मिलेगा, जबकि पित्त जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रिंग फिंगर, मिडल फिंगर दोनों में मिलेगा, जबकि इंडेक्स पे नहीं मिलेगा। और वहीं वात की बात करेंगे तो वात महाशय जो है वो आपको केवल और केवल इंडेक्स के डिस्टल एंड पर ये मिलेंगे। ये मेरी बात आपको समझ में आई? यानी ये रिप्रेजेंटेशन होगा। ये बात समझ में आई है आपको? ये दिमाग में आपको ये बात बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। अलग अलग प्रकृति के हिसाब से इस प्रकार का इम्प्रेशन आपको, जो आपको मैंने 7वां लेवल बताया, वो इस प्रकार से आपके इंडेक्स मिडल और रिंग फिंगर पर या रिंग मिडल और इंडेक्स फिंगर पर आएगा। इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंवलजीत कौर जी कहा कि सेंटर ऑफ ऑल थ्री फिंगर्स वाता, डिस्टल एंड ऑफ ऑल थ्री। मैं एक बार और क्लियर कराता हूँ। सुशीत बैनर्जी साहब, जो बहुत गौर से समझिएगा इसको, डायग्राम आपके सामने है। आप जानते हैं कि बहाव जो है वो हार्ट से यानी रिंग फिंगर से इंडेक्स की तरफ हो रहा है। एग्रीड है इससे ना? इस बात से आप सहमत हैं? जो बहाव होता है वो किधर से होता है? वो रिंग से इंडेक्स की तरफ होता है ना? बिल्कुल क्लियर है जी। मैं आपका चैट बॉक्स भी देख रहा हूं बीच बीच में। तो आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति में कफ दोष प्रधान है, उसकी प्रकृति में यदि कफ दोष प्रधान है, ये सुशीत बैनर्जी साहब आपके लिए है, बाकी लोगों ने तो समझ लिया है। जिस व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन में कफ प्रधान है, उस व्यक्ति के रिंग फिंगर पर सबसे पहले प्रॉक्सिमल एंड पर कफ की गति आपको मिलेगी, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रिंग फिंगर। सेम मिडल के प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिडल फिंगर एंड द सेम एट द इंडेक्स के प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इंडेक्स फिंगर। वहां पर आपको जो है कफ की आपको फीलिंग होगी, जो उसकी सामान्य रूप से फीलिंग होती है, लेकिन तीनों फिंगर्स पर फीलिंग आपको जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति में कफ दोष प्रधान है स्वाभाविक रूप से। ये उसकी प्रकृति है। मेरी बात आपको गौर से समझिएगा। अब चूंकि कफ के बाद जो दूसरा दोष प्रधान है वो पित्त है, और आप जानते हैं कि पित्त का जो इंप्रेशन है, जो स्पंदन है, वो कर्वेचर के मिड पे आता है। तो सबसे पहले वो चूंकि ये कफ के बाद दूसरा प्रधान दोष है, तो ये सबसे पहले रिंग के मिड ऑफ द कर्वेचर पे आएगा, फिर ये मिडल ऑफ द कर्वेचर पे आएगा, मिडल फिंगर के। लेकिन ये इंडेक्स पे नहीं आएगा, क्योंकि ये P2 है, यानी कफ से कम है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। और यदि अब सबसे जो अंत में, चूंकि आपको बहाव बह रहा है, सबसे जो पीछे आ रहा है, सबसे आगे जो जा रहा है, सबसे पीछे तो आ रहा है आपका कफ, उसके बाद पित्त है पहले, और सबसे पहले स्टार्ट में जो आ रहा है वो वात आ रहा है। तो वात बहुत अल्प अवस्था में है, तो उसकी जो फीलिंग है, उसका जो इंप्रेशन है, केवल प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द इंडेक्स फिंगर पे आएगा। ये आपको, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेस पर आप देखेंगे, अगर यही इससे रिवर्स वात प्रधान होता, वात तीनों पे होता, तो ये इंडेक्स, मिडिल और रिंग के प्रॉक्सिमल कर्वेचर पे हमें वात का स्पंदन मिलता। यदि यही वात की जगह दूसरे स्थान पर कफ होता, तो कफ का इंप्रेशन हमें दोनों ही फिंगर्स पे, यानी कि हमें उसी जो मैंने बताया आपको, रिंग और मिडल के जो है वो प्रॉक्सिमल कर्वेचर पे मिलता। और इसी प्रकार आप मतलब यही आप समझ लीजिए, इसी प्रकार पित्त अगर लास्ट में होता तो वो केवल मिडल ऑफ फिंगर के मिडल ऑफ द कर्वेचर पे मिलता। अगर आपको 3-4 तरह से मैं डायग्राम बना के इसको समझा सकता हूँ, अगर आप कहें तो मैं समझा दूं, या फिर आपको क्लियर है तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आई थिंक इट इज क्लियर।
नहीं तो मैं अलग अलग प्रकृति के हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के ये डायग्राम दिखा सकता हूँ। ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये एकदम क्लियर हो जाता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार आएगी, क्योंकि आपने पूरी तरह से क्लियरली पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हेल्दी है और बैलेंस्ड है तो आप गौर से धीरे धीरे चलिएगा, कोई जल्दी नहीं है आपको, क्योंकि ये उन लोगों को जो अभी हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं, मैंने इसको लाइव किया हुआ है, शायद उनके लिए अजीब सी चीजें होंगी जो मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है इसको, ये सेशन लाइव है फेसबुक पर, उनके लिए ये कुछ अजीब सा होगा। लेकिन जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं लोग, वो जो कि सीक्वेंस में समझते हुए आ रहे हैं, उनके लिए ये अजीब नहीं है, ये सब उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इस पूरी की पूरी व्यवस्था को शुरू से ही समझा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो प्रकार की पल्स है, एक जो है सुपरफिशियल लेवल पे देखते हैं और एक आप डीप लेवल पे देखते हैं, एक आप पहले लेवल पे देखते हैं, एक सातवें लेवल पे देखते हैं। जो पहले लेवल पे देखते हैं वो विकृति देखते हैं, जो तत्काल स्थानीय होती, जिसे आपने बेसिक में भी देखा, जिसमें आपने देखा कि कहीं पर आपने देखा कि सर्प गति से इतर जलों का गति मिली, तो आपने वहां पर सुपरफिशियल लेवल पे ही आपने अंदाजा लगा लिया और डायग्नोसिस बना ली। जब आप सुपरफिशियल लेवल से थोड़ा सा नीचे दूसरे लेवल पे आते हैं, तो फिर आप वहां पर उस व्यक्ति की आप जो है वो उसके क्या देखते हैं, सेकंड लेवल पे आप उसकी मानस विकृतियों को देखते हैं, जिसकी बाद में चर्चा की जाएगी। जब आप थोड़ा सा और तीसरे लेवल पे आते हैं तो फिर आप वहां पे दोषों के भेदों को देखते हैं, यानी कि वात के 5 भेद, प्राण, उदान, समान, व्यान। इसका सीक्वेंस है प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। यदि आप डिस्टल से आप प्रॉक्सिमल की तरफ कर्वेचर में चलें इंडेक्स पे, तो ये आपको सीक्वेंस है। इसी प्रकार आप मिडिल फिंगर के फिर आप डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ चलें, तो वो पाचक, रंजक, भ्राजक, आलोचक और आपका साधक पित्त है। इसी प्रकार आप इंडेक्स पर अगर आप फिर चलें डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ, तो वही आपको क्लेदक, अवलंबक, आपका श्लेषक, बोधक और तर्पक है। ये आपने पढ़ा है, आपने इसको फॉर्मुलेशन भी किया है इसका। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि जब आप उसके बाद अगले स्तर पे आते हैं, तो चौथे स्तर पे आप ऑब्जर्व करते हैं इंडेक्स पर प्राण को, मिडिल पर तेज को, और फिर आप अपने रिंग फिंगर पर आप ओज को ऑब्जर्व करते हैं। ये आपने पढ़ा है। इसके बाद यदि आप फिर आप देखें तो आप अगले लेवल पे जब आप धातुगत लेवल पे आते हैं, तो वो 5वां लेवल होता है, आपने पढ़ा है। उसमें आप याद करिए कि फिर आप डिस्टल से आप कर्वेचर से चलते हैं इंडेक्स के, तो आपको मज्जा, मिड पर शुक्र और आर्तव, और फिर प्रॉक्सिमल पर अस्थि। इसी प्रकार मिडिल पर, डिस्टल पर मेद, सेंटर पर, मिडिल पर आपको शुक्र और आर्तव, और प्रॉक्सिमल पर आपको मांस, और इसी प्रकार से ये रिंग फिंगर पर आपको डिस्टल पर रक्त, मिडिल कर्वेचर पर आपको शुक्र और आर्तव, और आपके प्रॉक्सिमल कर्वेचर ऑफ द रिंग फिंगर पर नजदीक हार्ट आपको रस धातु का स्पंदन वहां पे फील होता है। इसी प्रकार मानस जो प्रकृति में मैंने बताया, हम चक्रों को एक्सेस करते हैं, जिसमें आप अपने जब आप इंडेक्स से फिर आप डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ चलते हैं तो आज्ञा, मध्य में सहस्रार, और फिर जो उसका डिस्टल एंड है इंडेक्स का, वहां पर आपको विशुद्ध, मध्यमा उंगली पर आपको डिस्टल एंड पर अनाहत, फिर मध्य पर सहस्रार, और हम कहें तो प्रॉक्सिमल पर मणिपुर। इसी प्रकार हम फिर रिंग फिंगर पर चलें तो डिस्टल पर हमें स्वादिष्टान, मध्य पर सहस्रार, और जो प्रॉक्सिमल पर आपको मूलाधार चक्र मिलता है। यदि आप मर्मों के हिसाब से देखें, मैं साईं राम जी उस दिन बताना चाह रहा था और थोड़ा सा मैं स्किप कर गया था, वो यही बताना चाह रहा था कि अगर आप मर्मों के हिसाब से देखें तो आपको पता है कि कुछ मर्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सद्य प्राण हर मर्म बताए गए, ये आपके लिए है। ये तो आपने देखा है कि अधिपति मर्म का प्रेजेंटेशन सहस्रार चक्र, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा अपना सोचना है, क्योंकि हम इसको मर्म से जोड़ते हैं। तो आपने पढ़ा है कि अधिपति मर्म सहस्रार चक्र पर स्थित होता है, पढ़ा है ना आपने। और सहस्रार चक्र का इंप्रेशन हर उंगली के मिडल ऑफ द कर्वेचर पे आता है। तो यदि आपको उन मर्म स्थानों में कोई विकृति हो रही है जो अधिपति मर्म से संबंधित है, तो आपके प्रत्येक फिंगर के मिड ऑफ द कर्वेचर पे उसका इंप्रेशन आएगा। ये बात आप अपना क्लिनिकल सेंस लगा करके आप समझ सकते हैं।
इसी प्रकार आपको लगता है कि इस व्यक्ति के स्थपनी मर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, स्थपनी मर्म से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो उसके इंडेक्स फिंगर के प्रॉक्सिमल एंड पर, जहां पर आज्ञा चक्र का इंप्रेशन आता है, वहां पर स्थपनी मर्म से रिलेटेड इंप्रेशन आपको मिलेंगे। यदि आपको लगता है कि इस व्यक्ति के हार्ट से रिलेटेड, हृदय मर्म से रिलेटेड कोई तकलीफ है, तो वो आपको क्रमशः उसके मिडिल फिंगर के प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड पर स्थित अनाहत चक्र का जहां पर इंप्रेशन आता है, वहां पर आपको हृदय मर्म के से संबंधित विकृतियों का आप अनुमान लगा सकते हैं। ये मर्मों के आधार पर मैं कोरिलेट कर रहा हूं। इसी प्रकार आपको लगता है कि उस व्यक्ति की नाभि से रिलेटेड कोई विकृति है, नाभि मर्म से रिलेटेड, तो वो मिडिल फिंगर के प्रॉक्सिमल कर्वेचर पे आपको वो मिलेगा। इसी प्रकार अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के कंठ मर्मों से कोई रिलेटेड कोई विकृति है, तो वो रिंग फिंगर के प्रॉक्सिमल कर्वेचर पे आपको मिलेगा। और आपको लगता है इस व्यक्ति को कोई एनोरेक्टल प्रॉब्लम है या गुदा मर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वही चीज उसके रिंग के प्रॉक्सिमल कर्वेचर्स पे आपको चीज मिलेगी। ये जस्ट एक कोरिलेशन है, जो अपना एक मेरा सोचना है कि ऐसा होगा और ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता भी है। तो वही हमने जो चक्र पढ़े थे उसको हमने मर्मों से भी कोरिलेट किया। साईं राम जी, ये उस दिन मैं छूट गया था बताते समय, तो मैंने आज इसको कोरिलेट किया है मैंने मर्म स्थानों से। जो आपने चक्र पढ़े उसको आपने मर्मों से आप जोड़ सकते हैं, कोई उसमें बेजा नहीं है ना सर। V1 है तो वो, हाँ, तो ये मैंने आपको बताया। आपको जो समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जो प्रकृति और विकृति, हमारे साथ मंजुला जी समझ में आ रही है बात? चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा ये कंप्यूटर का कोडिंग सिस्टम टाइप का है, ये कंप्यूटर का कोडिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसी तरह से कोड जोड़ के पूरा का पूरा एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, इतना सुपर कंप्यूटर बना लेते हैं जो आपका सारा कमांड फॉलो करता है। ऐसा ही हमारे शरीर में ईश्वर ने, भगवान ने, खुदा ने हमें कोडिंग्स दी है और वो कोडिंग सिमिलर है। इतना आसान नहीं होता है कोडिंग को समझना। कोडिंग को समझने के लिए पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ता है। इसीलिए ये नाड़ी विज्ञान को समझना भी इतना सरल नहीं, जो सोचते हैं कि हम इसको एक दिन में समझ जाएंगे, 2 लेक्चर में समझ जाएंगे। ये आप लगातार मेरे साथ 15 से 20वें लेक्चर में होंगे, अगर लेवल 1 से अब तक जोड़ दूं मैं तो शायद 20-25वां लेक्चर होगा। अगर आप लेवल 1 से कनेक्ट करेंगे तो जो आज इसको देख रहे होंगे वो सोचेंगे कि ये क्या बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही अजीब सा बता रहे हैं। तो ये जायज है क्योंकि उन्होंने पिछली चीजें नहीं पढ़ी है। तो आपको, जो कि फेसबुक पे मैंने लाइव किया हुआ है, तो उनके लिए अजीब हो सकता है और अजीब होना भी है। तो मैं आपको अब आगे बढ़ाता हूं। मैंने आज आपको ये बताया, ये 200 के हिसाब से अगर आपको कोई प्रश्न है तो उसको समझाने का भी प्रयास करूंगा। अब हमने हमेशा ध्यान रखना है कि एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब चाहे आप माने या ना माने, जो राइट हैंड ऑफ द मेल एंड द लेफ्ट हैंड ऑफ द फीमेल गिव्स यू द एक्यूरेट पल्स। ये पक्की बात है, क्योंकि आप वैसे भी प्रकृतितः भी देखें तो ऐसा होता है। इसीलिए ये जो विद्योतिनी टीका में लिखा हुआ है, इसको आपको 100% फॉलो करना है कि जब भी आप नाड़ी देखें, पुरुष की नाड़ी देखें तो आप दाहिने हाथ की नाड़ी देखें, और जब आप स्त्री की नाड़ी देखें तो आप बाएं हाथ की नाड़ी देखें। और इसमें आपको एक चीज और गौर करनी है कि जो आप जब भी आप नाड़ी देख रहे हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रिलेटिविटी आपने फील करनी है। रिलेटिविटी ऑफ द दोसा, यानी कि वात, पित्त और कफ में कौन बड़े हैं कौन घटे हैं। आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा होगा, एक शब्द फिजिक्स में 8वें 9वें में। 2-3 चीजें अगर गतिमान है तो कंपैरिजन हम करते हैं तीनों की गतियों को, तो एक शब्द आता है जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। याद है आपको? रिलेटिव वेलोसिटी एक शब्द आता है जिसमें अगर तीनों चीजें, 3 गाड़ियां एक साथ चल रही है तो हम उसकी गतियों का, कौन किसकी गति ज्यादा है, किसकी तुलना में किसकी गति क्या है, उसके लिए आपने फिजिक्स में एक शब्द पढ़ा होगा जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमने तीनों दोषों के पल्स को रिलेटिवली भी एनालाइज करना है, ये बहुत जरूरी है। और इसमें आपको हमेशा महिला और पुरुष के विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए
दाहिने और बाएं तरफ के हाथ का क्रमशः आपने प्रयोग करना है। कुछ लोगों में आप देखेंगे कि प्रकृति के हिसाब से इस पर इम्प्रेशंस डिफरेंट आ सकते हैं, और कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि जो किसी फोर आर्म की सर्जरी से अभी अभी गुजर के आए हों। जैसा मैंने बताया आपको, वैसे व्यक्तियों में ये इम्प्रेशंस स्थानीय सर्जरी, स्थानीय आघात, स्थानीय अवरोध के कारण वैरी कर सकता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की नाड़ी देख रहे हो जिसकी अभी अभी जो है वो एक प्रकार से एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी हुई है, तो शायद आपको पता होगा कि वहीं से आर्टरी से वायर अंदर डाली जाती है। अगर वो अभी अभी एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करा के आए हैं तो आपको उसकी नाड़ी की गति में सामान्यता नहीं मिलेगी, आप उसमें एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये भी देखना है कि कहीं किसी प्रकार की सर्जिकल प्रोसेस से तो वो गुजर के नहीं आए। ये आपने आज के हिसाब से ये अपने माइंड में सेट रखना है, क्योंकि वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है जब उनकी उन्हीं आर्टरीज से वायर अंदर डाल के बैलून इन्फ्लेट किया गया है, थोड़े दिन तक उसका प्रभाव रहता है, तो आपको उसकी नाड़ी सामान्य नहीं मिलेगी, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि पित्त की जो पित्त दोष का जो मंडूक गति है वो तीनों उंगलियों पर फील हो रही है, इंडेक्स पर भी, मिडल पर भी और रिंग पर भी हो रही है, और वात की जो है वो केवल एक ही उंगली पर फील हो रही है, और आपको ऐसा लगता है कि कफ जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है, और तो आपको आप उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ आपको डायग्रामेटिक वे में। मैं एक और कंडीशन बताता हूँ जो आपको अभी अभी मैंने बताया था, थोड़ा सा वो आपको और क्लियर करेगा। अब आप देखिए, ये एक ऐसी कंडीशन है, मैं इसको अब हटा देता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं। ये भी इरेज कर देता हूं, नीचे वाला। चलिए, अब एक कंडीशन है, प्रकृति है एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी प्रकृति ऐसी है, V1, P3 और K2, ये प्रकृति है उस व्यक्ति की। इस व्यक्ति की प्रकृति ऐसी है, तो इस व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार इसके तीनों फिंगर के मिडल ऑफ द पॉइंट पर स्पाइक आपको मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पित्त की स्पाइक मिलनी चाहिए ना, तो हम दिखाते हैं, मिला आपको। आपके हिसाब से यहाँ पर तीनों के इस जगह पर स्पाइक आना चाहिए, जो इसकी प्रकृति का कॉन्स्टिट्यूशन है, इस हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और ऐसा आपको ऐसा भी लगना चाहिए कि इसके बाद अगर आपको कोई दोष प्रधान है इस व्यक्ति में, तो वो कौन सा है? तो कफ है। तो कफ का जो जो कफ की जो हंस गति है वो आपको कहाँ मिलनी चाहिए? वो आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। मैं थोड़ा दूसरे कलर से दिखाने का प्रयास करता हूँ इसको, और यहाँ पे मिलना चाहिए। और इसी चित्र के अनुसार जो इसकी प्रकृति है, इसके हिसाब से अगर आप गौर करें तो इसके वात महाशय का जो स्पाइक है, जो आपको जो सर्पिल गति है, वो आपको कहाँ फील होनी चाहिए? वो यहाँ पे फील होनी चाहिए। ये वही जो मैंने पहले पढ़ाया एक दूसरी कंडीशंस में, ये आपको और इसको क्लैरिटी से समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बना दिया। ये दूसरा सेकंड कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे आपको स्पाइक कैसा होगा? तो स्पाइक यहाँ पर आपको ये ऐसे टकरा रहा होगा, ये ऐसे टकरा रहा होगा, ये ऐसे टकरा रहा होगा। यहाँ पे इसी स्पाइक का मूवमेंट कैसा होगा? इसी स्पाइक का मूवमेंट यहाँ पे ये है, और यहाँ पर सेम टू सेम ये जो है ये इस प्रकार की कंडीशन डायग्राम।
जो मैंने पहले के चित्र में आपको बताया उसी को दूसरे के एग्जाम्पल देकर के मैंने उसको दूसरे अलग एग्जाम्पल से आपको प्रूव करने का प्रयास किया। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें V1, P3 और K2 की कंडीशन है, यानी व्यक्ति पित्त कफज प्रकृति का है और उसमें इस प्रकार का इंप्रेशन मिलेगा। तो इस प्रकार के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपको विभिन्न विभिन्न प्रकृतियों के हिसाब से अलग अलग मिलेंगे, जो आपके दिमाग में आपको सेट रखने पड़ेंगे, जो एकदम जरूरी है, एकदम आवश्यक है। तो हमने ये कहना चाहिए, हमको ये जरूरी है कि आपने सबसे पहले उस व्यक्ति की प्रकृति का असेसमेंट और प्रकृति के हिसाब से ये एक सामान्य स्थिति है जो आपको प्राप्त होगी, इसको आपने हमेशा अपने मस्तिष्क में बिठा कर रखना है। ये जितने भी कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रकृति के आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं उन सभी में आपने इस प्रकार का इंप्रेशंस आपको दिमाग में रखना है। इसके लिए मैंने पहले भी बताया था, प्रकृति क्वेश्चनेयर्स बहुत जरूरी हैं। इसमें आपका एनालिसिस ऑफ प्रकृति का आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका दर्शन और प्रश्न परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके इस नॉलेज को इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। तो ये बहुत जरूरी है और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं बताऊं आपको, कई बार ऐसा होता है कि आप प्रकृति का असेसमेंट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, जब उसकी विकृति ही प्रकृति को इंक्रोच कर लेती है। कई बार आपके पास मरीज पहली बार आया है और उसकी विकृतियां इतनी है कि वो उसकी सामान्य प्रकृति को इंक्रोच कर रही है। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए? भाई व्यक्ति इतने विकार लेकर के आया है कि आप उसकी सामान्य प्रकृति को एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब उसकी विकृति उसकी प्रकृतियों पर, आपको थोड़ी पता है कि वो पहले कैसा था, ये आपको थोड़ी पता है। बहुत पॉसिबल है ऐसा होगा नहीं। ये डिफिकल्टी आपको आ सकती है कि जब व्यक्ति आप पहले तो आप मिले नहीं उससे, जब वो स्वस्थ था आपके पास तो रोग की अवस्था में आया है, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी जो विकृतियां हैं वो उसकी प्रकृति पर इनक्रोच कर रही है और आपको जो अब लग रहा है वो शायद आप उसको प्रकृति समझ रहे हैं पर वो तो विकृति है उसकी। तो ऐसा बहुत जरूरी है, ऐसा हो सकता है और ऐसी सिचुएशंस में आपको बहुत ध्यान रखना है। इसको हम कहते हैं, ये बहुत ही इस समय में आपको उसकी असल प्रकृति को एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपके क्वेश्चनेयर हैं, वही एकमात्र आपके पास उपाय हैं जिससे आप उसकी ओरिजिनल प्रकृति पर आप पहुंच सकते हैं। ये बात आप बहुत जरूर ध्यान रखिएगा कि एक ऐसी कंडीशन मिलेगी जब ये डिफिकल्टी आपको आ सकती है। तो आपने हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप, एक चीज आज मैं फिर बताता हूं आपको, जब भी आप इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर पर स्पाइक्स को एक्सेस कर रहे हो, सुबह सुबह जब आप मर्म प्राणायाम करते हैं, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो आपका ध्यान कहाँ होता है? आज्ञा चक्र पे होता है। मेडिटेट करते हैं आप, ये एक प्रकार से आपका मेडिटेशन है। आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अपने कर्वेचर ऑफ द फिंगर पे होना चाहिए। यदि आप उस समय बाहर के वातावरण से प्रभावित हो रहे हैं तो आप गलती कर देंगे, ये पूरी संभावना है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इससे आप एग्रीड हैं कि नहीं है? ये एक प्रकार से मेडिटेशन है सोनल पटेल जी। इतना आसान नहीं है कि आप कर्वेचर पे इतनी चीजों का एनालाइज करके एट अ टाइम, कितना कंसंट्रेशन का काम है आप बताइए वीरमती जी। ये सरल काम है क्या? सुनने में बड़ा सरल लग रहा होगा, ये जब करने जाएंगे ना तो ये अच्छे अच्छे के जो है इसमें तोते उड़ जाएंगे हाथ के। इट्स नॉट एन इजी, इट्स रियली इट्स अ मेडिटेशन। You have to observe minutely the pulse, the impact of the spikes on the curvature of the proximal, distal and middle end. It is not an easy task. तो इतना आसान नहीं है, you have to meditate. तो ये पहले आपको इसीलिए कहते हैं कि जब तक आपका कंसंट्रेशन उस लेवल पे नहीं जाएगा, इसीलिए आपने गौर किया होगा अधिकांश लोग जो नाड़ी विज्ञान के ज्ञाता हैं वो अधिकांश जो हैं वो हीलर्स हैं। वो देखा होगा वो सामाजिक बहुत अलग तरह के लोग हैं। वो बहुत, आप उनका नेचर ऑब्जर्व करिए, बहुत ही अलग हैं, बहुत ही फोकस्ड हैं और बहुत फोकस्ड होकर के आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं
लेवल 1 का चीज बहुत आसान थी, पर ये इतना आसान नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ आपको कि आप उसकी प्रकृति का भी एनालिसिस करो, उसकी विकृति उसकी प्रकृति पर डोमिनेट कर रही है तो उसको भी आपने देखना है, क्वेश्चनेयर्स भी पूछना है, और वो इंप्रेशंस आपको उसके प्रत्येक फिंगर्स पे आ रहे हैं, नॉर्मल भी आ रहे हैं और एबनॉर्मलिटी को भी अलग देखना, इट्स नॉट एन ईजी। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकली समझने में जितना आसान लगता हो, प्रैक्टिकली ये उतना आसान नहीं है। एक प्रकार का ये मेडिटेशन है। बताइए जेनी मेहता जी, मेडिटेशन है कि नहीं है? बताइए। कमलजीत कौर तो कहती है कि मेडिटेशन है, बाकी लोगों को समझ में, बाकी लोग इतना आसान समझ रहे हैं इसको। इट्स नॉट एन इजी टास्क, ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। जिस दिन आप अपने उस लेवल को, ब्रेन के लेवल को उस लेवल तक ले जाएंगे, जिस दिन आप उस लेवल तक ले जाएंगे, मैंने इसलिए कह रहा था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका समझ तो आपकी आसानी से आएगी, पर इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो देखना, वो इतना सरल नहीं है। उसमें आपका पूरा मेडिटेशन, बहुत प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अलावा इतना ही नहीं, आपका कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेबिनार होगा, उसकी चिंता मत करिए, वो बहुत जरूरी है, पर कंसंट्रेशन, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो उसी पॉइंट पर फोकस्ड होना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ मेडिटेट करिए, जरूर करिए, क्योंकि आप इसीलिए सुबह सुबह आपको आधा घंटा मैं आपका समय लेता हूँ। आप अपने अंदर थोड़ा बहुत चेंज तो फील कर रहे होंगे, आप, मेरी पता नहीं आप कितना चेंज कर रहे हैं फील, पर मुझे लगता है कि आपके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस तो फील कर रहे होंगे अपने फिजिकल एंड मेंटल लेवल पर, और शायद आपको इसीलिए इतनी चीजें भी आप समझ पाए हो। ये चीजें भी समझना सबके बस का नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो हम ये बता सकते हैं कि हमने बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना है। तो हमने जो आपको 7 लेवल ऑफ पल्स की बात बताई, वो बहुत ज्यादा जो है डिपेंड करता है व्यक्ति के फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस पे, उसकी विकृति पैथोलॉजिकल कंडीशंस पे, और उसके दोषिक स्टेट पे। और हम कह सकते हैं कि ये सब चीजें बहुत बहुत प्रयास के बाद आप जानते हैं। अब हम आपको एक बताते हैं, हमेशा ऐसी स्थिति में आप क्या करें। तो आप एक अपने साथ सहभागी रख सकते हैं, ये जो प्रकृति का एनालिसिस करने का एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप प्रकृति भी एक्सेस करें उसका पैरेलली, और आप उसकी नाड़ी का भी परीक्षण करें एक साथ। इतना समय तो होगा नहीं कि 1 घंटे भर तो आप उसी मरीज के एग्जामिनेशन में लगा दोगे। तो इसका एक तरीका ये है, एक तरीका ये है बीरमती जी, कि एक आप सपोर्टिव अपने साथ में एक ऐसा व्यक्ति रखिए, क्योंकि प्रकृति का एक्सेसमेंट अपने आप में बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन है। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, अभी दोबारा रिपीट करता हूँ, विभा शर्मा जी, जरूर करूंगा मैं उसको रिपीट, वो तो फिंगर टिप पे है। अभी अभी आपको बीरमती जी बता देंगे आपको धातु लेवल के कैसे देखते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप एक ऐसा ऐसा अपने यहाँ सिस्टम डेवलप कीजिए जिसमें एक एक हिस्सा जो है उसकी प्रकृति को एनालाइज कर रहा हो, और आपके सामने उसकी प्रकृति क्या है वो निर्धारित करके रख दे, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा उसका इंप्रेशन नाड़ी में देखने का। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। विभा शर्मा जी कहती है, सर आई गिव अ स्मॉल क्वेश्चन टू एडुकेटेड पेशेंट्स विद मल्टीपल चॉइसेस, दीप सेव्स टाइम। डेफिनेटली डेफिनेटली ये हमको करना चाहिए, ये बहुत बहुत ही अमेजिंग साइंस है। मैं कहता हूं कि आयुर्वेद का मर्म विज्ञान, नाड़ी विज्ञान और प्रकृति का परीक्षण, ये 3 ऐसी चीजें हैं। प्रकृति का परीक्षण तो टोटली आप कोई भी कर सकता है, अगर आपके पास क्वेश्चन एयर है और आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है तो उसको करना बहुत कठिन नहीं है। पर नाड़ी विज्ञान की लेवल्स पे आपको जाना, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल बेस्ड आपका एक नॉलेज है। अभी अभी विभा शर्मा जी ने कि धातुओं का, तो विभा जी आप एक काम करिए, आप जो है वो अपने उंगली को आप जो है उंगली पर आप देखिए, ये मैंने आपको, मैं उंगली पर समझाता हूँ इसको, आपको याद हो जाएगा। ये मेरी इंडेक्स है, ये मेरी मिडल है, ये रिंग फिंगर है। जब हम ऐसे रखते हैं, ये ऐसे जब हम रखते हैं यहाँ पे, तो ये मेरा, ये इंडेक्स है, ये मिडल है, ये रिंग है। तो ये इंडेक्स का, ये मेरा जो ये पार्ट है, ये पार्ट इधर वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये डिस्टल है, ये मिडल है, ये प्रॉक्सिमल है। डिस्टल का अर्थ टूवर्ड्स द थंब और प्रॉक्सिमल का अर्थ है टूवर्ड्स द हार्ट। तो इसका फार्मूला आप बना सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है कि इधर से आप चलेंगे, यानी कि आप डिस्टल से चलेंगे आप, तो आपको यहाँ पे मज्जा का इंप्रेशन आएगा। यहाँ पे देखो, ये उंगली देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये मज्जा। यहाँ पे बीच पे आपको जो इंप्रेशन आएगा वो शुक्र और आर्तव का, और जो इस तरफ जो इंप्रेशन आएगा जो प्रॉक्सिमल है उस पर जो इंप्रेशन आएगा
वो अस्थि का आएगा। फिर आप मिडिल पे आओ, मिडिल के डिस्टल पे जो इंप्रेशन आएगा वो मेद का आएगा। ये मिडिल है, ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के मैं नजदीक ला के दिखा रहा हूँ, ये डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड पर जो इंप्रेशन आएगा वो मेद का आएगा। जो इसके मिडिल कर्वेचर पे जो इंप्रेशन आएगा वो शुक्र और आर्तव का आएगा, और जो इसके प्रॉक्सिमल कर्वेचर पे जो इंप्रेशन आएगा वो इंप्रेशन जो है वो मांस का आएगा। इसी प्रकार ये रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर का ये डिस्टल एंड है, तो डिस्टल एंड पे जो इंप्रेशन आएगा वो रक्त का आएगा, मिडिल एंड पर शुक्र और आर्तव का आएगा, और जो प्रॉक्सिमल टुवर्ड्स द हार्ट है उस पे जो इंप्रेशन आएगा वो रस धातु का आएगा, रस धातु का आएगा। ठीक है ना। सौरभ राजपूत जी पूछते हैं कि विकृति और प्रकृति को कौन से लेवल पे देखना है। तो सौरभ जी, हमें प्रकृति को 7वें लेवल पे देखना है, 7वें लेवल पे, और विकृति को पहले लेवल पे। दोबारा रिपीट करता हूं, दोबारा से याद कर लो। विकृति को पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे मानस विकृतियों को, तीसरे लेवल पे दोषों के सब दोषाज को, चौथे लेवल पे ओज तेज और प्राण को, पांचवें लेवल पे धातुओं को, छठे लेवल पे मानस प्रकृति को, और 7वें लेवल पे जो उसकी एक्चुअल प्रकृति है इसको हम देखते हैं। तो आज हमने आपको इतनी चीजें बताई, थोड़ा सा मैंने आपको प्रकृति वाइज इंप्रेशंस बताने का प्रयास किया। धीरे धीरे मैं आपको आगे ले जाऊंगा ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज भी ना हो। जितना पढ़ें वो उतना माइंड के सॉफ्टवेयर में उसको आप फिट रख सकें, और आप उस पर विचार भी करें, और आप अलग अलग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बना सकें। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपको 50 मिनट का लेक्चर हो जाता है, पता भी नहीं चलता नाड़ी विज्ञान का। और बहुत बहुत मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है। अब आप सोचिए, क्या अब आप प्रयास करिए इसको, विभा शर्मा जी, अब आप इन चीजों को केवल पढ़ने से नहीं होगा, यू हैव टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स माइन्यूटली। तो आप जरूर, जो लोग ओपीडी चला रहे हैं अपने मरीजों में, आप इसको देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ हद तक इन बातों से अपनी सहमति जता पाएंगे, और जब आप इससे अपने रोग का आप स्कैनिंग कर पाएंगे तो आप जो है जी प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर का भी अलग अलग है, प्रेशर भी अलग अलग है। प्रेशर सुपरफिशियल से आप डीप जाएंगे तो थोड़ा सा प्रेशर चेंज होगा उसका, लेकिन आपका माइंड का प्रेशर बढ़ता जाएगा। उंगलियों का प्रेशर तो है आपका जो होगा वो होगा, पर माइंड का भी तो प्रेशर बढ़ेगा आपका, नहीं। और आपको मैंने बताया कनिका जी कि अगर आपका जो है डायग्नोसिस जो है वो फर्स्ट लेवल पे ही बन गया है तो जरूरत ही नहीं है आगे के लेवल पे जाने की। मैंने तो पहले ही कह दिया। तो यदि आपका, ये तो भाई सिंपल सा डायग्नोस्टिक टेक्निक है, यदि किसी का आपने स्केलरा देख के आपने पता लगा लिया कि इसको जॉन्डिस है, तो अब आप चाहो तो आप उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा लो, नहीं तो आपने देख लिया है कि स्केलरा जो है वो येलो है तो आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। अब आपको जरूरी नहीं है कि आप उसके एब्डोमेन का सीटी स्कैन कराओ, आप सिंपल लीवर फंक्शन टेस्ट करा के भी आप डायग्नोस कर सकते हो, नहीं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस स्तर पे आगे जा रहे हो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप धीरे धीरे जब आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आए आपके आसपास, तो आप अपनी अपनी डायग्नोस्टिक स्किल्स को आगे बढ़ाओ। देखो, ये मेरा आपको बताने का उद्देश्य ये है कि जो लोग आयुर्वेद को, कई लोगों ने मुझसे पूछा मेरे पास, ये जो मैंने लेक्चर्स रिकॉर्डेड किए हैं, सर इसका रेफरेंस कहाँ है जो आप बताते हो, हर चीज का रेफरेंस हमारे यहाँ आयुर्वेद में ना रेफरेंस हर चीज का पूछते हैं। भाई देखो, मर्म चिकित्सा जो पढ़ाया हमने उसका कोई रेफरेंस मिलता है क्या? मिलता है क्या, बताइए आप? कोई रेफरेंस नहीं है ना, रेफरेंस नहीं है ना। तो हमारे गुरुजनों ने, आचार्यों ने जो बार बार मेहनत करके जो चीज एक निकाली है, अरे उसको रेफरेंस मानो ना उसको, और उसका प्रयोग करो, आपको लाभ मिलता है। जब आपको जब नाड़ी के अंदर वो गतियां दिखती है, मॉडर्न साइंस तो मानेगी नहीं इस बात को, पर आप तो देख रहे हो उन चीजों को, तो आप उसको मानो ना, जो चीज देख रहे हो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप इस पर पूरा भरोसा रखो और इसको अपनी डायग्नोस्टिक स्किल में जोड़ो। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, जो आप मेरे साथ 20 दिन से लेक्चर्स में जुड़े हुए हो और तब आप यहाँ पे आके पहुंचे हो, ये आपकी सीक्वेंस ऑफ स्टडी की बात है। जो व्यक्ति यहाँ से ज्वाइन करेगा उसको चीजें समझ में नहीं आएगी, ये वही है, कंप्यूटर की स्टडी है। तो ये थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे परसों मुलाकात करते हैं और इससे आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।